आज हम जानेंगे रानी ताराबाई और छत्रपति शाहू के बीच में संघर्ष की कहानी। पर यह जानने से पहले हमें थोड़ा सा मराठाओं के इतिहास को जानना जरूरी है। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद को एक किंग डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका बेटा छत्रपति संभाजी बनता है छत्रपति। छत्रपति ये टाइटल राजाओं को दिया जाता है मराठा द्वारे। उसके बाद औरंगजेब खुद दक्कन में उतरता है 1680 में और 1680 से लेकर 1689 तक संभाजी महाराज बहुत ही टफ फाइट देते हैं। औरंगजेब महाराष्ट्र के आज के छत्रपति संभाजी नगर, जिसको उस समय औरंगाबाद कहा जाता था, उस जगह पर अपना डेरा बसाए बैठा था और दूसरी तरफ संभाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र पर घूमकर लड़ाई दे रहे थे, किसको? औरंगजेब को। बट 1689 में औरंगजेब कैद कर लेता है संभाजी को और उनको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और उनका बेटा शाहू, जो कि अभी बहुत ही छोटा है उम्र में, उसको भी कैद कर लेता है और कैद करके अपने खेमे में लेके जाता है। पर छत्रपति संभाजी को इतनी बुरी तरह मारने की वजह से मराठा सोसाइटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मराठा आर्मी में। यानी इस सोसाइटी का हर व्यक्ति क्या है? आर्मी है। गांव-गांव से युवा लोग अपनी आर्मी बना रहे थे और पूरी तरह से अटैक कर रहे थे, किस पे? मुगलिया सल्तनत पर। और छत्रपति बनते हैं संभाजी महाराज के छोटे भाई, जिनका नाम था राजाराम छत्रपति। तो कुछ दिनों बाद 1700 ईस्वी में राजाराम छत्रपति की भी मौत हो जाती है और उनके बाद मराठा साम्राज्य की तलवार हाथ में लेती है उनकी वाइफ महारानी ताराबाई। एंड रानी बनने के बाद वो एक नई स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि औरंगजेब इधर दक्कन में बिजी है, तो मैं अब क्या करूंगी? दिल्ली पर आक्रमण करूंगी। और इसी मंसूबे से वो अटैक करना शुरू करती है। कहां पर? बुरहानपुर पर अटैक करती है, उसके आगे इंदौर पे अटैक करती है एंड नेक्स्ट उसका प्लान था ग्वालियर और दिल्ली। ताराबाई के इन मंसूबों से औरंगजेब बहुत ही डर जाता है और छत्रपति संभाजी नगर यानी उस समय के औरंगाबाद से वो निकलता है और सोचता है कि मैं जाऊंगा दिल्ली की तरफ और दिल्ली को बचाऊंगा। लेकिन जाते जाते रास्ते में भिंगार करके एक गांव है, उस गांव में उसकी डेथ हो जाती है और वहीं पर पास में कुल्ताबाद करके एक जगह है, वहां पर उसकी कब्र बनाई जाती है। तो यहां पर औरंगजेब का टॉपिक ओवर हो जाता है। लेकिन उसके जो बच्चे हैं मुअज्जम, आजम और कामपक्ष, इन तीन बच्चों में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। मुअज्जम दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को देख रहा था, आजम मिडल इंडिया को देख रहा था और कामपक्ष साउथ इंडिया में अपना ध्यान जमाए हुए था। लेकिन अब तीनों ही दिल्ली की तरफ दौड़ रहे थे गद्दी पे कब्जा पाने के लिए। उस समय उसका जो दूसरा बेटा है आजम, वो बुरहानपुर के एरिया को कंट्रोल कर रहा था और वहीं पर कैद में थे छत्रपति शाहू और उनकी मां येसुबाई। उस समय उसका एक जनरल था जुल्फिकर खान। वो उसे एक दिमाग देता है, उसको एक आइडिया देता है कि अभी हम दिल्ली जाएंगे तो यहाँ पर मराठा हमारे पीछे आएंगे, तो हम जो संभाजी का जो बेटा है शाहू, उसको छोड़ देते हैं और नीचे दक्कन में ताराबाई और शाहू के बीच में लग जाएगी लड़ाई और मराठा उसमें बिजी हो जाएंगे और हमें फ्री फ्लो मिल जाएगा दिल्ली पे अपना काम करने के लिए। आजम को ये आइडिया बहुत अच्छी लगती है और वो वैसा ही करने का सोचता है। तो छत्रपति शाहू को वो बुरहानपुर से रिलीज कर देता है और डिक्लेयर कर देता है यही संभाजी का लड़का है छत्रपति शाहू। जैसे ही ये खबर कुछ मराठाओं को मिलती है, बहुत सारे मराठास आकर मिलते हैं छत्रपति शाहू को और शाहू का अष्टप्रधान मंडल बुरहानपुर में ही बन जाता है। अष्टप्रधान मंडल यानी एक मंत्रिमंडल होता है जिससे एक राजा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है मराठाओं का। इतना ही नहीं, बहुत सारे ब्रेव मराठा वॉरियर्स आके छत्रपति शाहू को मिलते हैं, जैसे कि नेमाजी शिंदे, हैबतराव निंबाळकर, कान्होजी भोसले, रघुनाथराव जाधव, परसोजी भोसले। ये सारे बहुत ही ब्रेव फाइटर्स थे जिन्होंने औरंगजेब के साथ बहुत खतरनाक वाली लड़ाइयां लड़ी थी और ये अब आके शाहू को ज्वाइन हो गए हैं। तो शाहू को जैसे पता चलता है कि यहाँ पे ताराबाई मराठाओं की कमान ऑलरेडी संभाल रही थी और वो तब थी कोल्हापुर में पन्हाला फोर्ट के ऊपर, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी अगर खुद को छत्रपति घोषित करना है लोगों के सामने, लोगों के बीच में, तो उनको जाना होगा सातारा, जो आज मराठाओं की राजधानी थी। मराठाओं की टोटल 3 राजधानियां रही है। सबसे पहले राजगढ़, दूसरा रायगढ़ और तीसरा ये सातारा, जो ताराबाई के जो हस्बैंड थे छत्रपति राजाराम, उन्होंने ही बनाई थी। तो अब छत्रपति शाहू निकले हैं और सातारा के पास पहुंच चुके हैं। ताराबाई को ये सारा प्लान समझ में आया, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि ये ओरिजिनल शाहू नहीं है, ये कोई तो झूठा मक्कार आदमी भेजा है औरंगजेब के बच्चों द्वारा मराठाओं को फंसाने के लिए है। और वो क्या करती है, वो पब्लिकली डिक्लेयर करती है कि मैं एक ऐसा आदमी भेजने वाली हूं जो ये शाहू के पास जाएगा, उसकी शाह-निशा करेगा, उसको देखेगा। इस आदमी ने छत्रपति शाहू को बचपन में अपने हाथों से खिलाया है और ये शाहू को देखकर ही पहचान सकता है कि वो असली शाहू है या नहीं। तो वैसा ही वो करती है, एक आदमी को भेजती है
जो जाके चेक कर रहा है शाहू को और देखता है उसके चेहरे के निशान, हाथों के निशान, पैरों के निशान, एंड लिटरली वो कहता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि यही असली शाहू है। इतना ही नहीं, वो शाहू के साथ ही रहता है और वो कहते हैं मुझे अभी ताराबाई के पास नहीं जाना, मैं शाहू के साथ ही रहूंगा। तो ताराबाई का जो पहला प्लान था सोशली एंड पब्लिकली एक्सपोज करने का शाहू को कि ये कोई झूठा आदमी है, उस समय का शब्द है तोतिया, तोतिया यानी बहरूपी। तो उन्हें ये डिक्लेयर करना था कि ये कोई तो बहरूपी है जो औरंगजेब के बच्चों ने भेजा है। वो प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब वो सोचती है कि मैं अभी इसको फाइट करूंगी, क्योंकि उन्हें खुद बैठना था मराठाओं की गद्दी के ऊपर। तो अपना वो फाइटर ग्राउंड पे उतारती है, जो एक फेमस फाइटर था जिसने औरंगजेब को भी बहुत बार हराया था, जिसका नाम था धनाजी जाधव। तो धनाजी जाधव कोकण के मार्ग से आता है और पुणे के पास वो आके रुकता है। पुणे के पास लोहगढ़ और विसापुर करके फेमस और ब्यूटीफुल फोर्ट्स है, वो अपने कब्जे में ले लेता है, आसपास के एरिया को जलाना शुरू कर देता है और अभी एक वीक में ही वो पहुंच जाएगा सातारा और सातारा में शाहू को कब्जे में ले लेगा और एज गिफ्ट भेज देगा ताराबाई को। ऐसे समय में शाहू को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे अपने प्राण बचाऊं। उसने बहुत सारे फाइटर्स को भेजा धनाजी जादव से फाइट करने के लिए, बट धनाजी जादव एक एक्सपीरियंस फाइटर था, उसने औरंगजेब को भी कितनी बार धूल चटा दी थी। तो अब ये सारे बाकी के मराठा फाइटर्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में एक आदमी आकर मिलता है छत्रपति शाहू को, बहुत ही होशियार और चाणक्य जैसा आदमी इसे माना जाता है। इसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ये कोकण के हरने गांव से था और ऐसा कहा जाता है कि ये जब चेस खेलने बैठता है, बुद्धिबल खेलने बैठता है, तो 64 दाव पेच के बाद कौन सा दाव पेच खेलना है वो भी इसके माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। ऐसा ये दूरदृष्टि वाला, दूर का सोचने वाला आदमी बालाजी विश्वनाथ, जो कि बाजीराव का फादर है, ये बालाजी विश्वनाथ आके मिलता है किसको? शाहू को। और शाहू को कहता है मैं आपके प्राण बचा सकता हूं। शाहू को पहले तो विश्वास नहीं होता कि ये साधारण सा आदमी मेरी क्या जान बचाएगा, यहाँ पर दिग्गज मराठा सरदार मेरी जान नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन बालाजी विश्वनाथ कहता है 100% मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। शाहू को विश्वास नहीं होता, लेकिन उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था इनको ट्राई करने के अलावा। तो ये उन्हें कहते हैं कि आपको कितनी आर्मी चाहिए मेरी प्राण बचाने के लिए? बालाजी विश्वनाथ कहते हैं मुझे कुछ भी आर्मी नहीं चाहिए आपकी जान बचाने के लिए, मैं निहत्थे जाऊंगा और आपकी जान बचा के आऊंगा। फिर भी शाहू को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ अकेले गया है धनाजी जाधव के खेमे में। एक्चुअली बालाजी विश्वनाथ को सबकी कमजोरियां पता थी। जैसे कि हमने देखा वो एक चाणक्य टाइप आदमी था, उससे एक धनाजी जाधव की कमजोरी पता थी कि उसका जो बेटा है चंद्रराव जाधव, वो कुछ भी काम नहीं करता, दिन भर डांस ड्रामा में बिजी रहता है। जैसे हर बाप को अपने बच्चे की टेंशन होती है, धनाजी जाधव को भी अपने बच्चे चंद्रराव जाधव की बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके लिए क्या करूं वो सोच रहा था। और ऐसे समय में बालाजी विश्वनाथ धनाजी जाधव से मिलता है और सबसे पहला टॉपिक उसके बेटे का निकालता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे की तुम्हें बहुत चिंता होती है, मैंने सुना। ये बात, अपने बेटे की बात सुनकर धनाजी जाधव 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है और उसके पास देखते रहता है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 ही बातें कहूंगा और वापस चला जाऊंगा। पहली बात कि ये जो शाहू है वो संभाजी महाराज का असली लड़का है। तुम किसी को भी भेजो टेस्ट करने के लिए, वो सारे टेस्ट में पास हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये स्वराज का असली वारिस है, हमारा सच्चा छत्रपति है, संभाजी का बेटा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आपका जो बेटा है चंद्रराव जाधव, जिसके करियर की आपको बहुत ही परवाह है, उसको मैं छत्रपति शाहू के आर्मी में सेनापति का पद दिलवा दूंगा। ये बात तो धनाजी जाधव ने कभी सुनी ही नहीं थी। उसको ऐसा लगा कि बस यही मिला मुझे आज तक लाइफ में, इसके अलावा कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं था। उसने बालाजी विश्वनाथ को कहा पक्का तुम ऐसा करवा सकते हो? तो वो बोला हाँ मैं पक्का इसको शाहू का आर्मी का सेनापति बना दूंगा। धनाजी जाधव को लगा कि वो खुद ताराबाई के आर्मी का सेनापति है, मेरा बेटा चंद्रराव जाधव शाहू के आर्मी का सेनापति, ये तो 5 उंगलियां हो गई घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा होने लगने लगा। बालाजी विश्वनाथ से सीधा धनाजी जाधव ने पूछा बताओ मुझे क्या करना होगा ये सब रंग लाने के लिए? तो बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि कल यहाँ पर एक लड़ाई होगी शाहू की आर्मी के बीच में और तुम्हारी आर्मी के बीच में। वो एक झूठ मूठ की लड़ाई होगी जिसमें तुम हारने का नाटक करना और हार कर चले जाना। धनाजी जाधव बोला ओके। एंड सिमिलरली एक लड़ाई हुई जिसमें ये दोनों आपस में सामने सामने आए और उस लड़ाई में धनाजी जाधव ने हार मान ली और बिना लड़े ही वापस चले गए और ताराबाई को बता दिया कि हम शाहू को जिंदा नहीं पकड़ पाए और हम हार गए। ताराबाई को ये सारा प्लान समझ में आया और उन्होंने फिर क्या किया, धनाजी जाधव को
को थोड़ा साइडलाइन कर दिया और अपना दूसरा मोहरा, दूसरा फाइटर ग्राउंड पे उतारा, जिसका नाम है कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे भी एक खतरनाक फाइटर थे, उनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी। जैसे ही उनको ऑर्डर्स मिले, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाकर शाहू को जिंदा पकड़कर लाऊंगा। और वो भी कोकण के साइड से आ गए और लोनावाला तक पहुंच गए। लोहगढ़ और विसापुर फिर से कब्जे में ले लिया और आसपास आग लगाना शुरू की। और एक हफ्ते की बात है कि अब जाकर क्या होने वाला है, कान्होजी आंग्रे जाकर शाहू को जिंदा पकड़ने वाले हैं। बट अब यहाँ पर शाहू है जो सातारा में वेट कर रहे थे, किसका? बालाजी विश्वनाथ का, कि बालाजी विश्वनाथ आएगा और फिर से मुझे कहेगा कि मैं आपको बचाता हूं। बट बालाजी विश्वनाथ अभी आया नहीं, तो उन्होंने सोचा कि उनका जो उस समय का पेशवा है मोरोपंत पिंगले, उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको फाइट के लिए भेजा जाए कान्होजी आंग्रे से। मोरोपंत पिंगले के साथ एक छोटी सी आर्मी छत्रपति शाहू ने भेजी और उनको बोला जाके फाइट करो कान्होजी आंग्रे को। लेकिन कान्होजी आंग्रे ने औरंगजेब की फौज को कितनी बार हराया है, उन्होंने बस 2 घंटे में मोरोपंत पिंगले की आर्मी को हराया। मोरोपंत पिंगले को जो पेशवा है छत्रपति शाहू को, उसको जिंदा पकड़ लिया, जानवरों के पिंजरे में उसको डाला और एज ए गिफ्ट भेज दिया ताराबाई को। तो अब यहाँ पर शाहू बिना पेशवा के बैठा है। अब वो सोच रहा है कि कौन मेरी मदद करेगा। अगर नहीं आई मदद तो 1 हफ्ते में ही कान्होजी आंग्रे यहाँ पर पहुंच जाएगा और मुझे भी ऐसे ही जानवरों के पिंजरे में डालकर एज ए गिफ्ट भेज देगा ताराबाई को। ऐसे समय में वो सोचता है कि एक आदमी मेरी मदद कर सकता है, बालाजी विश्वनाथ। तो वो खुद चलकर गए हैं बालाजी विश्वनाथ के पास और उन्हें कहा कि मेरी मदद करो। तब बालाजी विश्वनाथ कहते हैं ओनली 1 लंच इज फ्री। एक्चुअली अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो लंच विच इज फ्री, यानी कोई भी खाना फ्री में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार खाना फ्री में दिया। 1 लंच इज फ्री, एक लंच मैंने आपको फ्री में करके दे दिया। हालांकि कोई एक बार भी फ्री में मदद नहीं करता। शाहू को समझ में आ गया कि इन्हें कुछ तो मेरे से अपेक्षा है। उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपका पेशवा ऑलरेडी ताराबाई के पास जा चुका है और वो उनको मार देगी, तो मुझे पेशवा पद चाहिए। पेशवा एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन है मराठा साम्राज्य में, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको पेशवा पद मिल गया, जो बाद में उनके बेटे बाजीराव के पास भी चला गया। सेकंड चीज उन्होंने मांगी, सेना करते ये टाइटल मांगा। सेना करते ये टाइटल जो है वो क्या करता है, सेना को जो भी लगता है, खाने पीने का सामान, रसद, ये लॉजिस्टिक्स पूरा सेना करते देखता है, वो भी मिल गया बालाजी विश्वनाथ को। और तीसरा उन्होंने एक जागीर भी मांगी। शाहू ने कहा ठीक है, मैं आपको जागीर भी दे दूंगा। ये सारी चीजें देने के बाद शाहू खुद थोड़ा टेंशन में आ गए कि इतनी सारी चीजें बालाजी विश्वनाथ मुझसे ले रहा है, क्या ये सच में मेरी जान बचा सकता है? उन्होंने खुद ही पूछ लिया, तो पक्का मेरी जान बचाएगा या ये सारी चीजें मुझसे लेकर फरार हो जाएगा? उन्होंने कहा मैं 100% आपकी जान बचा सकता हूं। तो ऐसा क्यों था, इतना कॉन्फिडेंस बालाजी विश्वनाथ को क्यों था कि वो कान्होजी आंग्रे से छत्रपति शाहू को बचा सकता है? तो इसका एक सीक्रेट है कि कान्होजी आंग्रे और बालाजी विश्वनाथ स्कूल फ्रेंड्स थे। दोनों स्कूल में एक साथ थे, एक ही टिफिन खाते थे। शायद तब से बालाजी विश्वनाथ को पता था कि ये जो कान्होजी आंग्रे, ये बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, ये एक फाइटर स्टूडेंट है, ये आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छे पोजीशन में पहुंचेगा, तो मैं इसके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखता हूँ। बालाजी विश्वनाथ ने बहुत सारे एहसान भी करके रखे थे कान्होजी यादव के ऊपर बचपन से ही। तो अगेन शाहू पूछता है कि तुझे कितने की आर्मी चाहिए मुझे कान्होजी आंग्रे से बचाने के लिए? वो कहता है मुझे कुछ भी आर्मी नहीं चाहिए, मैं निहत्था जाऊंगा। और वैसे ही दूसरे दिन बालाजी विश्वनाथ पहुंच जाता है कान्होजी आंग्रे के कैंप में और मिलते ही कान्होजी आंग्रे को कहता है मेरे भाई कैसा है तू, भूला तो नहीं मुझे? कान्होजी आंग्रे उतने में कहता है तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरे बचपन का यार है, बचपन में इतने सारे एहसान तूने मुझ पे किए हैं, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? उतने में बालाजी विश्वनाथ कहता है कि अब वक्त आ गया है उन एहसान को चुकाने का। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि ये जो शाहू है वो संभाजी महाराज का असली लड़का है, असली वारस है और हमारा सच्चा छत्रपति है। और बालाजी विश्वनाथ कान्होजी आंग्रे को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर देता है कि वो भी सोचता है कि मैं शाहू के ऊपर अटैक नहीं करूंगा और बिना लड़े ही वापस चला जाऊंगा। बदले में बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू से कान्होजी आंग्रे को एक इंपॉर्टेंट टाइटल दिलवाता है। सरखेल नाम का टाइटल है जो नेवी के चीफ को दिया जाता है। वो टाइटल दिलाता है किसको? कान्होजी आंग्रे को। कान्होजी आंग्रे यहाँ पे खुश खुश वापस चले जाते हैं और तीसरी बार जान बच जाती है। किसकी? छत्रपति शाहू की। पूरा किसकी मदद से? बालाजी विश्वनाथ की मदद से। तो इस तरीके से 2 बार लिटरली बालाजी विश्वनाथ जान बचाता है किसकी? छत्रपति की, और खुद पेशवा भी बन जाता है। और उसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपनी अकल से और उनका बेटा बाजीराव अपनी तलवार से ऐसा इंप्रेसिव काम करते हैं कि पेशवा ये पोजीशन डोमिनेट हो जाती है छत्रपति के मुकाबले। आप देखोगे बाद में
पूना और सातारा दोनों में कौन ज्यादा आगे बढ़ जाता है? पूना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पेशवा वहां पर थे। सिमिलर स्टोरी जापान में हुई थी, जहां पर राजा था उसको कहते थे मीजी, और उसके अंडर जो काम करते थे पेशवा टाइप उन्हें कहते थे सामुराई या शोगुन। तो बाद में सामुराई अपनी पावर से इतना आगे बढ़ जाते थे कि सामुराई की पावर ज्यादा बढ़ गई, किससे? मीजी के कंपैरिजन से। सिमिलर चीज हुई है मराठा एम्पायर में, जिसमें पेशवा की पोजीशन बाद में आगे बढ़ जाती है और छत्रपति की पोजीशन उतनी ही स्टेबल रहती है, सातारा तक लिमिटेड रहती है, एंड पेशवा यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान तक मराठा साम्राज्य के झंडे को लेके जाते हैं। और ताराबाई और छत्रपति शाहू के बीच में भी ये लड़ाई चलती रहती है, जो आगे की लड़ाई हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में, जो फाइनली जाके रुकती है वारणा नदी के एक समझौते में, जो भी हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। थैंक यू।